Hello everyone, welcome to this special lecture on Indian polity and governance. आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज पार्ट वन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। इट टॉक्स अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। Okay, so let's start today's session, which is based on Indian polity and governance. और जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है आर्टिकल 1 to 4, which talks about the union and its territory, the union of India and its territory. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हम इंडियन एंड इट्स टेरिटरी की ये बात कर रहा है। सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन्स पर पहली बात जो लिखी हुई है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत। तो यहाँ पर नोट करने वाली दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी कंट्री के दोनों नाम एक्सेप्टेबल हैं, इंडिया एंड भारत बोथ आर एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये बिल्कुल पहली बात कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इंडिया दैट इज भारत इज टू बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये बात कह रहा है, यूनियन ऑफ स्टेट। हमने अपने पुराने लेक्चर्स में ये डिस्कशन किया था कि इंडिया इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ फेडरेशन एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। ये हमने बड़ा डिटेल्ड डिस्कशन किया था। ठीक है, लेकिन आप यहां पर देखें, द टर्म विच इज यूज्ड इन आर्टिकल 1 फॉर इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, फेडरेशन जैसा वर्ड यूज नहीं किया गया है, ना आर्टिकल 1 में ना ही पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं देखेंगे फेडरेशन जैसा वर्ड कहीं यूज किया गया हो। द वर्ड फेडरेशन इज नोवेयर यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप पूछोगे कि सर फिर आपने ये कैसे कह दिया कि हमारी कंट्री फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। तो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को पढ़ते हैं तो उनसे ये इन्फरेंस निकलता है, उनसे ये रिजल्ट निकलता है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन फेडरल कंट्रीज के हैं। जब हमने नेचर ऑफ इंडियन स्टेट पढ़ा था तो देखा था कि खूब सारे फेडरल फीचर्स हमारे देश में हैं। ठीक है, बट यहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने टर्म यूज किया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब सवाल ये आता है कि साहब इनने टर्म यूनियन ऑफ स्टेट क्यों यूज किया, फेडरेशन वर्ड क्यों नहीं यूज किया? सो फर्स्ट लेट मी आंसर व्हाई। बिकॉज ऑफ टू रीजन। पहला रीजन तो ये है, देयर वाज नो एग्रीमेंट अमंग स्टेट्स टू जॉइन फेडरेशन। ठीक है, कभी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है इंडियन स्टेट्स के बीच में कि हम फेडरेशन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कभी कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ था स्टेट्स के बीच में इस फेडरेशन को ज्वाइन करने। देयरफॉर वी कांट कॉल इंडिया एज, देयरफॉर वी कैन नॉट टर्म इट एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, हम फेडरल फीचर्स जरूर पजेस करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बट वी आर नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है, द स्टेट डज नॉट हैव पावर टू secede। द स्टेट डज नॉट हैव पावर टू secede। पावर टू secede का मतलब होता है कोई भी स्टेट यदि चाहे तो वो फेडरेशन को लीव कर दे, इसको कहते हैं पावर टू secede। कभी भी फेडरेशन को छोड़ देना इज नोन एज पावर टू secede। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पावर हमारे इंडियन स्टेट्स को नहीं है। दे कैन नॉट लीव द यूनियन। ठीक है, यूनियन को कभी भी हमारे स्टेट्स
छोड़ नहीं सकते, लीव नहीं कर सकते, दे हैव टू बी पार्ट ऑफ द यूनियन। ठीक है, इसीलिए हमने यूनियन ऑफ स्टेट टर्म यूज किया है, ना कि फेडरेशन। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए कि क्या एक बड़ी चीज है जो हमारे कंट्री को यूनिटरी जैसा दिखाती है। नंबर वन, देयर वाज नो एग्रीमेंट अमंग स्टेट, और उससे भी इंपॉर्टेंट, स्टेट डोंट हैव पावर टू सिसीड, स्टेट्स कैन नॉट लीव द यूनियन। मतलब इसको आप ऐसे समझो, मान लीजिए किसी रोज मध्य प्रदेश का मूड हो जाए कि अब हमें इंडिया का पार्ट नहीं रहना, तो क्या मध्य प्रदेश ऐसा कर सकता है? नो, मध्य प्रदेश कैन नॉट लीव द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, मध्य प्रदेश कैन नॉट सिसीड, और उत्तर प्रदेश और एनी स्टेट, दे डोंट हैव पावर टू सिसीड। जबकि फेडरेशन में स्टेट्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो जब चाहे तो फेडरेशन को लीव कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर, अब ये तो बात हो गई इंडिया की कि इंडिया क्या होगा। इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, एक संघ। ठीक है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट होगा। अब इंडिया जिसको हम कहते हैं, उसकी टेरिटरी क्या होगी? ठीक है, उसका क्षेत्र क्या होगा, कौन कौन से एरियाज उसके अंडर में आएंगे? ठीक है, ये बात करता है हमारा आर्टिकल 1। ठीक है, आर्टिकल 1 का ही जो अगला क्लॉज है वो बताता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, नंबर 1, स्टेट्स। स्टेट्स होंगे हमारी टेरिटरी में, आप जानते होंगे 28 स्टेट्स हैं अभी फिलहाल में, है ना। और यूनियन टेरिटरीज भी इंडियन टेरिटरी को कंप्राइज करेंगी, ऐसी टेरिटरीज विच आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, चंडीगढ़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये सब भी इंडिया की टेरिटरी में आएंगी। और एक थर्ड कैटेगरी भी दी हुई है कि वो भी इंडियन टेरिटरी मानी जाएगी, ऐसी टेरिटरीज, द टेरिटरीज विच आर अक्वायर्ड बाय इंडिया, जिनको अधिग्रहित करा है इंडिया ने, अक्वायर किया है। ठीक है, कैसे अक्वायर करेगा? जो इंटरनेशनल लॉज के नॉर्म्स हैं उनके बेसिस पर अक्वायर करेगा। इसके एग्जांपल्स है गोवा, आप सभी जानते होंगे गोवा 1947 के बाद भी पोर्चुगीज ऑक्यूपेशन में था, पोर्चुगीज के टेरिटरी था, वो पोर्चुगीज की कॉलोनी था। फिर थोड़े टाइम बाद गोवा इंडिपेंडेंट हुआ और गोवा को अक्वायर कर लिया इंडिया ने, तो गोवा ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वैसे ही सिक्किम, सिक्किम इंडिया का पार्ट एक समय पर नहीं था, फिर एक टाइम के बाद सिक्किम ने कहा कि हमें इंडिया का पार्ट बनना है, एंड दिस इज हाउ इंडिया अक्वायर्ड सिक्किम। सेम वाज विद पौंडीचेरी। ये ऐसी 3 टेरिटरीज के एग्जाम्पल हैं जिनको इंडिया ने अक्वायर किया था। तो यदि इंडिया कोई भी टेरिटरी अक्वायर करती है तो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले अगले प्रोविजन पर। पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म न्यू स्टेट्स, ऑल्टर एरियाज, बाउंड्रीज और चेंज द नेम ऑफ स्टेट्स। ठीक है, पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म न्यू स्टेट, ऑल्टर एरियाज, ऑल्टर बाउंड्रीज और चेंज द नेम ऑफ स्टेट्स।
ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है, दो दिस इज रिलेटेड टू स्टेट्स बट पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं, यूनियन गवर्नमेंट के पास है, दैट इज पार्लियामेंट। ये किसका पावर है? नए स्टेट्स को बनाना, उनकी बाउंड्रीज चेंज करना, उनकी बाउंड्रीज ऑल्टर करना, उनके एरियाज ऑल्टर करना, उनके नाम बदलना एक्सेट्रा, ये सारा का सारा पावर है पार्लियामेंट का। ठीक है, तो ये प्रिलिमिनरी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हु इज एम्पावर्ड टू फॉर्म न्यू स्टेट, टू ऑल्टर बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, टू मॉडिफाई एरियाज ऑफ स्टेट और टू चेंज द नेम ऑफ स्टेट। तो ये पावर है हमारे देश की संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। दिस इज द एब्सोल्यूट पावर ऑफ पार्लियामेंट। ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ऑल्टरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अब मान लीजिए मध्य प्रदेश के किसी एरिया को ऑल्टर करना है, या मध्य प्रदेश की बाउंड्री को ऑल्टर करना है, या मध्य प्रदेश का नाम बदलना है, या फिर एक नए स्टेट की क्रिएशन करना है मध्य प्रदेश को डिवाइड करके या किसी और तरह से, तो क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट ही उस पर लॉ बनाएगी, ये तो हम जान चुके हैं। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कहता है ओनली कंसल्टेशन ऑफ स्टेट्स इज रिक्वायर्ड, नॉट कंकरेंस। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन करेंगे, सिर्फ उनकी एडवाइस मांगेंगे कि साहब देखिए, हम तो स्टेट को बदलने वाले हैं, उसकी बाउंड्रीज ऑल्टर करने वाले हैं, या नाम बदलने वाले हैं, या जो कुछ भी है उन चारों में से, आपकी इस पर क्या राय है? आपकी इस पर क्या ओपिनियन है? वेदर वी शुड चेंज द एरिया, वेदर वी शुड ऑल्टर द बाउंड्री, या वी शुड चेंज द नेम? आप सिर्फ अपनी राय दे दीजिए। ठीक है, बट प्रेसिडेंट पर वो एडवाइस, वो कंसल्टेशन बाइंडिंग नहीं होता। ठीक है, सच कंसल्टेशन और सच एडवाइस गिवन बाय स्टेट इज नॉट बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि नो कंकरेंस, कंकरेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसल्टेशन की जरूरत है। ठीक है, सिर्फ कंसल्टेशन की जरूरत है, और कंसल्टेशन आप माने या ना माने, ये आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, ठीक है, सो पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर्म न्यू स्टेट, ऑल्टर द एरियाज, ऑल्टर द बाउंड्रीज और चेंज द नेम ऑफ स्टेट्स। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। 1956 के पहले तक सेंट्रल प्रोविंस नाम का एक स्टेट था। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सीपी एंड बरार उसका नाम हुआ करता था, एंड इट आल्सो इंक्लूडेड सम एरियाज ऑफ विदर्भा। विदर्भा इज इन महाराष्ट्र नाउडेज, ये नागपुर के आसपास वाला एरिया, महाराष्ट्र का वो पार्ट जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। ठीक है, 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, विदर्भा पार्ट को काट कर दे दिया महाराष्ट्र को, और सेंट्रल प्रोविंस के साथ साथ हमने विंध्य प्रदेश, महाकौशल और ऐसे भोपाल स्टेट, ऐसे 2-3 आसपास के स्टेट्स को मिलाकर एक नया स्टेट बनाया मध्य प्रदेश। ठीक है, सो अ न्यू स्टेट वाज फॉर्म्ड बाय पार्लियामेंट, एरियाज भी ऑल्टर हुए, उसमें बाउंड्रीज भी ऑल्टर हुई। ठीक है, या फिर आप 2000 याद कर लो, ये 2000 में क्या हुआ? मध्य प्रदेश के ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया को काट के अलग हमने छत्तीसगढ़ बना दिया, एक अलग स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, पार्लियामेंट ने किया था वो। सो हु कैन मेक न्यू स्टेट, ऑल्टर बाउंड्रीज और एरियाज और चेंज द नेम ऑफ स्टेट? पार्लियामेंट कैन डू दैट। ठीक है, और स्टेट से सिर्फ कंसल्टेशन लेनी होती है, कंकरेंस नहीं लेनी होती है। ठीक है, एक टॉपिक या एक लाइन और लिखी यहाँ पर, चेंज द नेम ऑफ स्टेट्स।
तो आपको पता होगा 2000 में उत्तर प्रदेश को काट के एक नया स्टेट बनाया था जिसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। बाद में उस उत्तरांचल स्टेट का नाम बदल के कर दिया गया उत्तराखंड। तो ये चारों चीजें करने के लिए कौन एम्पावर्ड है? पार्लियामेंट एम्पावर्ड है। ठीक है, Parliament is empowered to make new states, alter boundaries, change the names, alter areas, etc. तो इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ने के बाद पहला पॉइंट क्या था? इंडिया दैट इज भारत इज टू बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, एंड इन अ यूनियन ऑफ स्टेट स्टेट डोंट हैव पावर टू secede। स्टेट्स अपने आप को अलग डिक्लेयर नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, यूनियन को लीव नहीं कर सकते। एक बात हो गई। दूसरी बात, पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म न्यू स्टेट, ऑल्टर एरियाज बाउंड्रीज और चेंज द नेम ऑफ स्टेट। ठीक है, ये दो बातें आपको बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। इन दोनों बातों को मैं एक लाइन में समराइज करूं, सो इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। ये लाइन आपके लिए बड़े काम की है, इसको आप बहुत 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 अच्छे से ध्यान में रखेंगे। यदि ये लाइन आपको याद रही तो इन दोनों प्रोविजंस में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, यानी कि यूनियन जो है, ठीक है, यूनियन को हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, स्टेट secede नहीं कर सकते, दे कांट लीव यूनियन, दे कैन नॉट बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, बट स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टेबल इन नेचर। क्यों? क्योंकि नए स्टेट बनाए जा सकते हैं, बाउंड्रीज, एरियाज, नाम वाम ये सब बदले जा सकते हैं। ठीक है, सो इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। यूनियन को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यूनियन को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, स्टेट्स को जैसा मर्जी चाहे आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये थे आर्टिकल 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये सारी बातें आर्टिकल 1, 2 और 3 में लिखी हुई है, टेरिटरी से रिलेटेड। ये तीनों चारों बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल 4 पर। आर्टिकल 4 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 4 सेज एनी such alteration shall not be deemed to a constitutional amendment। ठीक है, ये जो चेंजेस हैं, यदि किसी भी तरह का ये चेंज हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री और एरिया, और चेंज इन नेम ऑफ स्टेट, ऐसा कोई भी ऑल्टरेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा फिर? वो होगा एक सिंपल लॉ या फिर ऑर्डिनरी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना होके, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, वो होगा ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ होगा। और ऑर्डिनरी लॉज कैसे बन सकते हैं? सिंपल मेजोरिटी से, पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी से एक लॉ बनाया जा सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है उसके लिए स्पेशल मेजोरिटीज रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। क्या होगी सिंपल मेजोरिटी? टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की जो मेजोरिटी हो। ठीक है, जितने मेंबर प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, उस वोटिंग की मेजोरिटी नंबर से ये सारा काम हो सकता है। ठीक है, ये चारों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, हम एक बार क्विकली फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत इज टू बी यूनियन ऑफ स्टेट। टेरिटरी ऑफ यूनियन इंक्लूड्स स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज acquired by इंडिया।
आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट admission or establishment of new state, and same goes with what? Sorry. Article 2 and 3 talks about establishment of new state, alteration of boundaries, changing of name, etc. ठीक है, 2 और 3 इसकी बात करते हैं। और आर्टिकल 4 कहता है ऐसा कोई भी ऑल्टरेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से पास हो सकता है, वैसे ही जैसे एक ऑर्डिनरी लॉ पास हो सकता है। सो दिस वाज योर आर्टिकल 1, 2, 3 एंड आर्टिकल 4। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल 1 एंड 3 लिखा है, उसको आप 4 कर लीजिएगा। ये आर्टिकल 4 है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, दिस इज आर्टिकल 4। ऑल राइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 1960 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस हुआ जिसका नाम था रे बेरुबरी केस। और इस केस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, वेदर दिस अप्लाइज टू द ट्रांसफर ऑफ लैंड टू फॉरेन टेरिटरी। क्या फॉरेन टेरिटरी को भी हम लैंड सिंपल लॉ से दे सकते हैं? क्या एक ऑर्डिनरी लॉ बनाकर सिंपल मेजॉरिटी से पास करके इंडिया की कुछ टेरिटरी ट्रांसफर की जा सकती है विदेश के लिए? इससे रिलेटेड एक केस आता है 1960 में, रे बेरुबरी केस। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या था ये केस। देखिए, 1947 में 15 अगस्त को जब इंडिया आजाद हुआ तो साथ ही हमें मिला था पार्टीशन ऑफ इंडिया फ्री गिफ्ट में। 2 नेशन एक साथ आजाद हो रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, और तब पाकिस्तान के 2 पार्ट्स थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो बाउंड्रीज के डिमार्केशन का काम दिया गया था सर रेडक्लिफ के लिए। ठीक है ना, इसीलिए इंडिया और पाक के बीच का जो बॉर्डर है उसको हम रेडक्लिफ लाइन भी बोलते हैं, ये हम जानते हैं सब। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है, रेडक्लिफ लाइन किस किस के बीच की बाउंड्रीज का नाम है? सो इट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। या फिर कई बार इसका उल्टा पूछ लिया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री जो है उसको क्या कहते हैं? सो दैट इज रेडक्लिफ लाइन। ये रेडक्लिफ साहब जो थे ये कभी जिंदगी में भारत नहीं आए, इनको पता ही नहीं था इंडिया है कैसा, और इनको टास्क दिया गया था डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज का। तो इन भाई साहब ने क्या किया, इनने थाने में डिवाइड कर दिया। थाना, पुलिस थाना आप जानते हो। ठीक है, पुलिस थाने के बेसिस पर डिवाइड किया इंडिया और पाकिस्तान को, और कहा गया कि थानों की जो बाउंड्री होगी दैट इज गोइंग टू बी दी अल्टीमेट बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो इन्होंने जो बाउंड्री बनाई उसी को हम कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। बढ़िया, हो गया, देश का विभाजन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से लगातार प्रॉब्लम शुरू होती है, लगातार इसके कारण से हमारी कंट्रीज में प्रॉब्लम होती रहती है। जो ईस्ट पाकिस्तान था, आज का बांग्लादेश, ठीक है, उससे बॉर्डर शेयर करता है हमारा एक स्टेट जिसको हम कहते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था वेस्ट बंगाल। तो एक थाना था बेरुबरी के नाम से जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में एक थाना था। रेडक्लिफ साहब ने ये थाना इंडिया को दे दिया। ठीक है, लेकिन इसका कोई भी मेंशन नहीं था।
इसका कोई भी रिटन मेंशन नहीं था कि ये थाना इंडिया के उसमें आएगा। एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये जो बेरूबरी स्टेट था, मेजरली मुस्लिम पॉपुलेशन इसमें रहती थी, ठीक है, मेजरली इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन रहती थी। और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे थाने या गांव थे ईस्ट बंगाल में जो हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन जिसमें रहती थी, ठीक है। तो यहां पर एक इशू आया, इंटरनेशनल इशू हम इसको कह सकते हैं, ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। अब ईस्ट पाकिस्तान ने क्या किया, बेरूबरी पर क्लेम कर दिया, ठीक है, और कहा कि बेरूबरी जो है ये तो ईस्ट पाकिस्तान के मैप में आता है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। इस तरह से एक डिस्प्यूट शुरू हो गया और ये डिस्प्यूट बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा और ये फाइनली जाकर सेटल करने की कोशिश की हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने, नेहरू नून एग्रीमेंट करके 1958 में। नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ 1958 में इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में, और टेरिटरी ऑफ बेरूबरी को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड कर लिया गया, ठीक है। आधा बेरूबरी हमने रखा, बाकी आधा ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया, ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आई कि इस पर्टिकुलर स्टेप का यूनियन गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, सारे लोग इसका विरोध करने लगे कि साहब आपने तो हमारे देश का हिस्सा दे दिया पाकिस्तान को, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो देश की इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है, आपने देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को हार्म किया है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह का बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है। तब ये जो मामला था, ये मामला यूनियन गवर्नमेंट ने रेफर करा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, यहां पर एक आर्टिकल आप नोट कर लें, आर्टिकल इज 143, आर्टिकल 143 इज पावर ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस, ठीक है। ये किसका पावर है, प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का पावर है, प्रेसिडेंट अपने पावर को एक्सरसाइज करके सुप्रीम कोर्ट को कोई भी इशू रेफर कर सकता है यदि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में कोई एक बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन उन्हें लेनी है, उसके लिए प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 का एक्सरसाइज करके वो मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकता है। तो वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट को ये मामला रेफर किया गया अंडर आर्टिकल 143, ठीक है। आर्टिकल 143 में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 की जो बात है ना, आर्टिकल 3 में जो बात कही गई, हमने जैसे अभी आर्टिकल 3 पढ़ा कि पार्लियामेंट बाय ऑर्डरी लॉ कैन alter the boundaries, can form new state, can change the name of a state, can alter areas etc. ये सारे पावर पार्लियामेंट को है। सुप्रीम कोर्ट ने इस रे बेरूबरी केस में कहा कि आर्टिकल 3 के जो पावर है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश स्टेट, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी टेरिटरी को सिसीड कर दें। Article 3 don't give any power of parliament to transfer its territory to a foreign country, ठीक है। आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो अपनी टेरिटरी किसी और कंट्री को ट्रांसफर कर दे, ठीक है। आप एग्रीमेंट करके आए हो, आपको ट्रांसफर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में, आर्टिकल 368 का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा यदि आप सिसीड करना चाहते हो, यदि आप ट्रांसफर करना चाहते हो कोई भी टेरिटरी, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर एन अमेंडमेंट, ठीक है ना। So, if any territory of India has to be given
to a foreign territory if any part of the territory of Union of India has to be seceded, it can be brought into effect only by constitutional amendment. यदि आपको किसी दूसरी कंट्री को अपने टेरिटरी का कुछ पार्ट देना है तो वो ऑर्डिनरी लॉ से नहीं हो सकता है, अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल 368 में. एंड हाउ एन अमेंडमेंट इज डन टू कॉन्स्टिट्यूशन? बाय स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है. सिंपल सा एक फैक्ट आपको याद रखना है, यदि विद इन इंडिया आपको टेरिटरीज में चेंज करना है, ऑल्टरेशन करना है, नाम बदलना है, बाउंड्रीज बदलनी है, एक ऑर्डिनरी लॉ से हो सकता है. लेकिन यदि किसी फॉरेन कंट्री को कुछ टेरिटरी ट्रांसफर करना है तो आपको अमेंडमेंट लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. एंड सच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज डन बाय स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है. ये बात कही थी बेरूबरी वाले केस में. और फिर इसी केस के बाद आया था 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960, ठीक है. तो ये जो अरेंजमेंट था ये वाला नेहरू नून एग्रीमेंट का, जिसमें बेरूबरी को डिवाइड कर दिया था और आधा आधा बांट के रख लिया था, ये अरेंजमेंट शेप में आता है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में. इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ये प्रिलिमिनरी का एक क्वेश्चन बनता है, अक्सर पूछ लेते हैं 9th अमेंडमेंट किससे डील करता था. सो इट वाज डीलिंग विद द नेहरू नून एग्रीमेंट. नेहरू नून एग्रीमेंट जो कि बेरूबरी से रिलेटेड था, इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के बीच थोड़ा सा जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट था उसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है. अच्छा, जब हम प्रियम्बल पढ़ रहे थे हमने एक बार तब भी रे बेरूबरी केस का रेफरेंस दिया था. बेरूबरी के केस में कहा गया था प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया था रे बेरूबरी के केस में, ठीक है. प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और पहली बार ये कहा गया था प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केशव नंदा भारती केस में, ठीक है, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस था वो, ठीक है. और प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट, ये कहा गया था LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 के केस में, ठीक है. ये तीनों केस आप याद रखिएगा और बेरूबरी के केस को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि बेरूबरी के केस में क्या क्या बातें कही गई थी, ठीक है. हम एक लंबा लैप लेते हैं, लंबा लैप ऐसे लगभग 55 इयर्स का, या 55 इयर्स का एक लंबा लैप लेते हैं और सीधे कट करके आते हैं 2015 इसी तरह का एक मामला आया था. मामला क्या था? कुछ भी नहीं था, ये आप ईयर आपको याद रखना है और इस ईयर से रिलेटेड एक फैक्ट आपको आगे बताने जा रहा हूं. वो फैक्ट आप अपनी कॉपीज में, अपने नोट्स में एड ऑन कर लीजिएगा. 2015 में क्या हुआ था, ठीक है. 2015 में आया था 100th अमेंडमेंट. उसमें भी कुछ इसी तरह की बात हुई थी. इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा, बांग्लादेश है ये. इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था एनक्लेव्स
के ट्रांसफर का, ठीक है, एनक्लेव्स के ट्रांसफर का एक एग्रीमेंट हुआ था। इंडिया ने कुछ एनक्लेव्स अपने बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने कुछ एनक्लेव्स इंडिया को दिए। दैट वाज 100th CAA, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2015। प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमेंडमेंट किस चीज से डील करता है? सो इट वाज डीलिंग विद ट्रांसफर ऑफ एनक्लेव्स टू बांग्लादेश, ठीक है। और इससे रेलेवेंट कौन कौन से आर्टिकल में ये चेंज हुआ होगा? तो इट वाज चेंज इन आर्टिकल 1, 2 एंड 3, ठीक है। टेरिटरी से रिलेटेड मामला हो गया ना ये, इसीलिए 100th CAA जो है, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, आर्टिकल 1, 2 एंड 3, दैट इज टेरिटरी, इनसे रिलेटेड था, ठीक है। प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन भी आता है कि किस चीज से रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमने बांग्लादेश को एनक्लेव्स दिए थे और कुछ एनक्लेव्स बांग्लादेश ने हमें दिए थे। इससे रिलेटेड था 2015 का 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। एक छोटा सा फैक्ट और आप यहीं पर नोट कर लो, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए यहाँ पर, ये आपने चेंज मेरे ख्याल से कर लिया होगा। दिस इज आर्टिकल 1 to 4, ठीक है। 1 to 3 नहीं है, ये आर्टिकल 1 to 4 है। ये आर्टिकल्स डील करते हैं इंडिया एंड इट्स टेरिटरी से, ठीक है। और इसी टॉपिक से डील करता है हमारा शेड्यूल 1। ये एक छोटा सा आप अपडेट अपने अपने कॉपीज में कर लेना, अपने अपने नोट्स में कर लेना। शेड्यूल 1 यदि कभी प्रीलिम में ये क्वेश्चन आए, शेड्यूल 1 किस चीज से रिलेटेड है? सो द शेड्यूल 1 इज रिलेटेड टू टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है। तो जब कभी भी इन सारे आर्टिकल्स में कोई चेंज होगा, कोई अमेंडमेंट होगा, तो बाय डिफॉल्ट शेड्यूल में भी अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था इंडिया एंड इट्स टेरिटरी को लेकर के, जिसमें हमने देखा क्या कि इंडिया, दैट इज भारत, इज टू बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। वर्ड यूनियन यूज किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरेशन जैसा कोई वर्ड कहीं भी यूज नहीं है। हमने फेडरेशन वर्ड क्यों नहीं यूज किया था? क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं था स्टेट्स के बीच में फेडरेशन को ज्वाइन करने का। दूसरी बात, इंडिया ने कभी भी ये पावर नहीं दिया अपनी स्टेट्स को कि वो सिसीड कर सके। सिसीड कर सके मतलब इंडिया के यूनियन को छोड़ सके, या फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए, या फिर किसी एक दूसरी कंट्री का पार्ट जाकर बन जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल, या फिर दैट इज नॉट अवेलेबल ऑन द ऑप्शन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। वरना फेडरेशन के केस में क्या होता है कि जो स्टेट्स होते हैं दे आर फ्री टू लीव द फेडरेशन, ठीक है। ये सारी चीजें थी, ठीक है। देन टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या इंक्लूड होगा? 3 बातें इंक्लूड होंगी। द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड ऑल द टेरिटरीज विच आर अक्वायर्ड बाय इंडिया, एग्जांपल गोवा, सिक्किम, पौंडीचेरी एक्सेट्रा, ठीक है। अगला पॉइंट में हमने देखा पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म न्यू स्टेट, ऑल्टर एरियाज ऑफ स्टेट, ऑल्टर बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, और चेंज द नेम ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये सब कुछ कर सकता है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट, ठीक है। ओनली कंसल्टेशन ऑफ स्टेट्स इज रिक्वायर्ड, नॉट कंकरेंस। आपसे सिर्फ पूछ लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, ठीक है। और एक लाइन में ये सब कुछ समराइज कर दें इतना पूरा, सो दैट इज इंडिया इज अ indestructible union of destructible states. The states can be destructed. How they can be destructed? By formation of new state, alteration or change in name. But union cannot be destructed, ठीक है। यूनियन indestructible entity है, ठीक है। एंड देन फाइनली आर्टिकल 4 हमने देखा। आर्टिकल 4 कह रहा है क्या कि
इस तरह का कोई भी चेंज, ऑल्टरेशन, मॉडिफिकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा. इट इज जस्ट एन ऑर्डिनरी लॉ. इट कैन बी डन बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. और साथ ही साथ हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस देखा, द केस विच इज रिलेटेड टू टेरिटरी, Article 1, 2, 3, 4 and Schedule 1. That was Ray Berubari case. Ray Berubari case was an issue between India and East Pakistan. Nehru government came to an agreement with East Pakistan known as Nehru Noon Agreement, and 1958 में एक एग्रीमेंट हुआ. बेरूबरी को डिवाइड किया, आधा बेरूबरी हमें मिला, आधा ईस्ट पाकिस्तान को चला गया, जिससे काफी क्रिटिसिज्म हुआ. फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये मामला हम रेफर करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को. ये मामला रेफर हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डिमिनिश कर सकते हो, लेकिन विद इन कंट्री. यदि आपको किसी फॉरेन कंट्री को कोई टेरिटरी ट्रांसफर करना है तो ऐसे ऑर्डिनरी लॉ से नहीं हो सकता. यू शुड ब्रिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. जिसके बाद आया 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ताकि ये जो एग्रीमेंट था इसको इफेक्ट दिया जा सके. ठीक है. ये था रे बेरूबरी केस एंड द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ऑल्सो वी डिस्कस्ड द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. क्यों 100th यहां से कनेक्ट हो रहा है? क्योंकि पार्टीज दोनों सेम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश. मैटर वाज अगेन सेम, ट्रांसफर ऑफ टेरिटरीज और एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज. और तीसरी बात क्या सेम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये चीज पॉसिबल हो पाई. मिस्टर मोदी एंड शेख हसीना केम टू एन एग्रीमेंट. उस एग्रीमेंट को इफेक्ट देने के लिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 में. दैट एक्ट इज रिलेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 1 एंड शेड्यूल 1. ठीक है. तो ये हमारा पूरा पार्ट 1 था. पार्ट 1 में हमने आर्टिकल 1 से लेके 4 तक डिस्कशन किया कि किस किस चीज से ये रिलेट करता है. ठीक है. इससे अलाइड एक टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. जो बातें हमने आज पढ़ी हैं थ्योरेटिकली, उनको कल हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से स्टेट्स के नाम चेंज हुए, बाउंड्रीज ऑल्टर हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो हो रही थी. सो आई होप आप सभी को ये पूरा का पूरा पार्ट 1 समझ में आ गया होगा. ठीक है. आई होप आप सभी को पार्ट 1, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. ठीक है.